द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्कस किया हमने कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जब इलेक्ट्रॉन 14 से लेस हो या 14 से ज्यादा। देन वी डिस्कस्ड व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। बेटा डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उनको देखें। सी फॉर एग्जांपल राइट नाउ compare the dipole moment of following molecules। जो दिए गए मॉलिक्यूल हैं उनका डाइपोल मोमेंट कंपेयर करें। सबसे पहला क्वेश्चन सी फर्स्ट क्वेश्चन इट इज HF, HCl, HBr and HF। ओके बेटा हमें पता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ती है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ इजंट इट। फ्लोरीन सबसे छोटा है, HF का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, HCl बड़ा होगा, HBr और भी बड़ा like that, और HI सबसे long। That we know already, more the size of atom, more will be the bond। Fine। Now बेटा जो चार्ज सेपरेशन है डाइपोल मोमेंट क्या था, mu is equal to q multiply by d। चार्ज इनटू डिस्टेंस के बराबर होता है डाइपोल मोमेंट। फाइन। अब ध्यान से समझना बेटा डिस्टेंस वाइज बात करें तो आयोडीन वाली डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम है। इसका मतलब म्यू जो है वो आयोडीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए HI का। बट नो, इफ यू टॉक अबाउट चार्ज, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, फ्लोरीन की होती है 4, फ्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1 इन ईच केस। तो देखो बेटा चार्ज सेपरेशन सबसे ज्यादा किसमें होगा, फ्लोरीन में, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे मैक्सिमम है। क्योंकि फ्लोरीन क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो जो डायल नेगेटिव है वो फ्लोरीन पे ज्यादा होगा, फ्लोरीन पे रिलेटिवली लेस होगा, ब्रोमीन पे और कम होगा और आयोडीन पे सबसे कम लेस देन। इनमें हाइड्रोजन पे यहाँ पे सबसे ज्यादा गैप पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कम, यहाँ पे और भी कम और यहाँ पे सबसे। तो बताओ कौन सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट कंसिस्ट करता है, उस डाइपोल मोमेंट इज मोस्ट। एनीवन? देखो दोनों फैक्टर से अलग अलग आ रहे हैं। चार्ज सेपरेशन से देखोगे तो HF आंसर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा चार्ज है, और डिस्टेंस से देखोगे तो HI होना चाहिए। बेटा याद रखना केमिस्ट्री के अंदर जब चार्ज और डिस्टेंस दोनों पैरेलली वर्क करें तो वी विल गो फॉर चार्ज। Okay, charge is more dominating factor than distance. So बताओ किसका सबसे ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट? HF। Anyone? HF, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है वो मैक्सिमम एक्सटेंट में है। So HF में पोलराइजेशन सबसे ज्यादा है, so डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा। Like that. एक और क्वेश्चन। Next, this is HF, NH3, H2। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेटा हाइड्रोजन की तो 2.1 है हर जगह, बट फ्लोरीन की 4 है, नाइट्रोजन की 3.0 है और ऑक्सीजन की 3.5। बताओ सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, व्हिच इज द मोस्ट डाइपोल मोमेंट? HF। एनीवन? किसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है, HF के केस में, तो HF का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। So correct order of dipole moment is HF सबसे ज्यादा, फिर H2O और फिर सबसे कम होगा बेटा अमोनिया। ये क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो HF में मैक्सिमम। जो फ्लोरीन है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है HF के अंदर, बट NH3 में बात करें तो यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की इतनी नहीं है जितनी फ्लोरीन की है, तो कम होगा। और वाटर में बात करें तो वाटर के केस में देखो रिलेटिवली और भी कम है, इजंट इट? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, नाइट्रोजन की 3.0 और फ्लोरीन की 4.0। तो जो मैक्सिमम चार्ज सेपरेशन है वो फ्लोरीन पर।
सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट फ्लोरीन का हो जाएगा HF का, फिर H2O का हो जाएगा, और सबसे लास्ट में किसका होगा NH3 का, लाइक दैट। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, that is related to NCERT and also important from competition point of view. Right now, compare dipole moment of NH3 and NF3. Compare dipole moment of NH3 and NF3. अब देखो बात आई कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें सबकी याद रखनी पड़ेगी। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कुछ एलिमेंट की ही याद रखनी है। ओके, तो मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बताया था कि किन एलिमेंट की याद रखनी है। एक तो फ्लोरीन की याद रखो, मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव 4। इसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है बेटा, ऑक्सीजन की होती है 3.5। देन नाइट्रोजन और क्लोरीन की ऑलमोस्ट सेम होती है, दैट इज 3। उसके बाद कार्बन और सल्फर की ऑलमोस्ट सेम होती है, दैट इज 2.5। हाइड्रोजन, फास्फोरस और आयोडीन, हाइड्रोजन और फास्फोरस लगभग होती है बेटा 2.5। तो एटलीस्ट आपको ये तो याद होनी चाहिए। नाउ कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 एंड NH3। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों की स्ट्रक्चर बना, दोनों की स्ट्रक्चर बना के इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेक करो और फिर उनका नेट रिजल्टेंट कैलकुलेट करो। तो देखो पहले हमने NH3 की लिखा, सी फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ड्रॉ द NH3 मॉलिक्यूल। इसके बाद आप पुट करो NH3 को इस तरह से, दोनों में 3-3 बॉन्ड है और एक लॉन पेयर है नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, फ्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड बनाया, तो कैन यू टेल मी कितने लॉन पेयर होंगे फ्लोरीन पे? एनीवन? हाउ मेनी लॉन पेयर्स ऑन फ्लोरीन? 3. एनीवन फ्रॉम योर साइड? फ्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउट ऑफ 7 इट यूज ओनली 1 वैलेंस, तो कितने बच गए? 6 का मतलब कितने पेयर? 3 लॉन पेयर। हर एक फ्लोरीन पे 3-3 लॉन पेयर। ठीक है, अब देखो बेटा डाइपोल मोमेंट के लिए आप डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन क्या होती है? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। फाइन, तो कैन यू टेल मी हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन या नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ? चेक द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टेल मी। एनीवन? सर हाइड्रोजन से नाइट्रोजन। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ जाएंगे, तो किसकी तरफ? नाइट्रोजन की तरफ। गॉट इट? इसका मतलब यहाँ पे डाइपोल इस तरफ है, यहाँ पे भी इस तरफ बनेगा और इसका भी इस तरफ। क्या तीनों डाइपोल एक तरफ है? एग्जैक्टली, क्लियर? तीनों डाइपोल एक तरफ है और जो लॉन पेयर का है वो भी ऊपर की साइड, इजंट इट? इसका मतलब यहाँ पे वेक्टर का समेशन करेंगे तो रिजल्टेंट काफी ज्यादा आएगा, रिजल्टेंट काफी ज्यादा। क्लियर? बट NH3 में ऐसा नहीं बेटा, यहाँ पे जो डाइपोल बन रहे हैं वो फ्लोरीन की तरफ आएगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये भी फ्लोरीन की तरफ होगा, ये भी फ्लोरीन की तरफ होगा, लॉन पेयर वाला होगा। तो देखो क्या यहाँ पे वेक्टर कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे देखो सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो रिजल्टिंग ऐड होंगे। यहाँ पे देखें तो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या होगा? कम हो। तो बताओ किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? NH3। अमोनिया का जो डाइपोल मोमेंट है वो NH3 से ज्यादा है, लाइक दैट। उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बिकॉज इन NH3 ऑल द डाइपोल आर अलाइंड इन सेम डायरेक्शन, hence the resultant in NH3 will be more than that of NH3। क्लियर? इसको नोट करिए, राइट डाउन the dipole moment of NH3, the dipole moment of NH3 is greater than that of NF3,
the dipole moment of NH3 is greater than that of NF3 because in NH3 all the dipoles are aligned in same direction. All the dipoles are aligned in same direction. Hence, the resultant would be moved. लिखा सभी ने? तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें या फिर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हो क्या रहा है कि इस NH3 और NF3 के अंदर आपको वेक्टर एडिशन रूल्स अप्लाई करने पड़ते। क्लियर? वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा याद रखना, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो NH3 में हमने देखा सारे वेक्टर ऐड हो रहे हैं और NF3 में बेटा वेक्टर ऑपोजिट, तो कुछ कैंसिल भी हो रहे हैं। तो इसमें ऐड हो रहे तो इस वेक्टर का रिजल्टेंट ज्यादा, इसका कम होगा, इसका रिजल्टेंट ज्यादा होगा, इसका डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। इसको ड्रॉ करें, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो डायपोल मोमेंट दो चीजों से याद रखना, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से देखते हैं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा और उतना ही ज्यादा डायपोल मोमेंट बनेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से सॉल्व की और ये क्वेश्चन डायपोल की डायरेक्शन से। लिखा सभी ने? एनी डाउट आफ्टर दिस? बताइए। सुवेदी, सहज, आदित्य, मुंतु सर एंड जगप्रीत, एनी डाउट? तो क्लियर हुआ सभी को? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक अंडर केमिकल बॉन्डिंग इज हाइड्रोजन बॉन्ड। राइट डाउन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? बेटा याद रखना, जब भी हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से बॉन्डेड, whenever hydrogen is bonded to a highly electronegativity atom और उस हाइड्रोजन के इंटरेक्शन में कोई और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाए तो उनके बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, उसी फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। नाउ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन से होने चाहिए? सी, याद रखना, जब भी हाइड्रोजन, ये ट्रिक है बेटा, ट्रिक क्या है? जब भी हाइड्रोजन फोन से करेंगे, इससे फोन से, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जब भी हाइड्रोजन इनसे कनेक्टेड होगा तो यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल OH and this is oxygen from other molecule. क्लियर? तो जब हाइड्रोजन इनसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से कनेक्टेड होगा तो बेटा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई, इसकी 3.5 है और इसकी 2. तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव। दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे भी ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव, लाइक दैट। तो होगा क्या? इन दोनों ऑपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स डेवलप हो जाएगा इस तरह से। इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वन एंड ओनली कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होना चाहिए? फोन से, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से। क्लियर? नाउ देखिएगा, तो ये जो फोर्सेस डेवलप हुई है इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा ये नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं, अभी तक जो हमने बॉन्ड बनाए थे
वो नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मतलब एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे का भी एक 2 इलेक्ट्रॉन मिलके सिंपल बॉन्ड बना रहा है। सो इट इज नॉट ए नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट अ नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। फर्दर जितने भी बॉन्ड अभी तक हमने पढ़े हैं, आयनिक की बात करूं, चाहे कोवलेंट की बात करें या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें, ये सबसे वीक बॉन्ड है। दैट इज द वीक बॉन्ड, दैट इज वेरी वीक बॉन्ड। ओके, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है उसकी बात करें तो इट इज समथिंग 2 to 10 किलो कैलोरी पर मोल। अच्छा, किसी को सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी याद है? एनीवन? जब हमने सिग्मा और पाई के डिफरेंस पढ़े थे तो वहां पे हमने बॉन्ड एनर्जी लिखी। व्हाट वाज दैट वैल्यू? एनीवन? दैट वाज 80 किलो कैलोरी। सिग्मा को तोड़ने में आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ी? 80 किलो कैलोरी। और पाई में 65 किलो कैलोरी। और यहाँ पे तो देखो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल, 2 to 10। इनके बीच में एनर्जी दोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट ए नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, it is a weak bond whose bond energy is in between 2 to 10 kilocalorie per mole. ओके, इसको एक्सप्लेन करें। राइट डाउन डेफिनेशन, राइट डाउन। whenever hydrogen is attached to whenever hydrogen attached to highly electronegative elements, whenever hydrogen is attached to highly electronegative element such as fluorine, oxygen or nitrogen. Whenever hydrogen is attached to highly electronegative element such as fluorine, oxygen or nitrogen, comes under influence of another highly electronegative element, comes under influence of another highly electronegative element. Then a attraction is developed between them. Then a attraction is developed between them. Then a attraction is developed between them, known as hydrogen bond, known as H bond. Got it? I am repeating one more time. Whenever hydrogen is attached to highly electronegative atom such as fluorine, oxygen or nitrogen, comes in the influence of another highly electronegative atom, then a forces of attraction develop between them, known as hydrogen bond. Got it? तो देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्ड की कि हाइड्रोजन कौन से कनेक्टेड होना चाहिए। क्लियर? और क्या बात करें कि हाइड्रोजन एक नॉर्मल बॉन्ड नहीं है, ये काफी वीक होता है और इसकी बॉन्ड एनर्जी इस रेंज में 2 to 10 किलो कैलोरी पर। फाइन, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सबसे बेसिक क्वेश्चन, हाइड्रोजन bonding is possible in which of following molecules? Which of following molecules? जो नीचे मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है, इनमें से किन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल? तो देखो आपको क्या क्या एग्जांपल गिवन है। फर्स्ट है बेटा H2O, सेकंड है NH3, थर्ड इज HF, फोर्थ इज
HCl. Fifth one is CH3 CH2OH. Sixth one is CH3 CH2. Seventh one is HNO3. And eighth one is KCl. Like that. Very simple. आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल. क्लियर? एक और एग्जांपल लिख लो. That one is acetone CH3 COCH3. And last example is CH3Cl. Fine. बताओ पहले मॉलिक्यूल्स में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर के अंदर? एनीवन स्ट्रक्चर बनाओ वाटर का और चेक करो क्या हाइड्रोजन फोन से कनेक्टेड है? एनीवन सोचो. Yes, sir. वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ इस तरह से. ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं. सो टेल मी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल और नॉट? Yes, sir. वेट फॉर 1 सेकंड. हाँ बताइए, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कनेक्ट होना चाहिए. सो इन फर्स्ट केस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल. सेकंड वाला इसमें भी होगी. NH3 में क्या है? नाइट्रोजन. तो हाइड्रोजन बेटा किससे कनेक्टेड है? नाइट्रोजन से. नाइट्रोजन वाला भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है. HF में भी होगी. क्या HCl में होगी? विद No, sir. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HCl मॉलिक्यूल. क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड नहीं है. यदि हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इनमें से किसी एक से कनेक्टेड होता तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता. इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं. फिफ्थ एग्जांपल, एनीवन चेक Yes. करके बताओ क्या फिफ्थ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? Yes, sir. एनीवन चेक करो फिफ्थ मॉलिक्यूल के अंदर क्या हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कनेक्टेड है? ऑब्वियसली एग्जैक्टली. देखो OH बॉन्ड. आज वॉइस ऑडिबल नहीं है कि आवाज नहीं आ रही? नो वन इज रेस्पॉन्डिंग. बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन. चलिए बेटा OH बॉन्ड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर श्योर शो करेगा. नेक्स्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, विल यू शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग? स्ट्रक्चर बनाओ इसका और फिर चेक करो. बेटा यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं बना, इसका नाम है एसिड एल्डिहाइड. एसिड एल्डिहाइड. इसका स्ट्रक्चर देखें, दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड OH. क्लास 10 में भी आपने एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप देखा होगा, C डबल बॉन्ड OH. नाउ इस स्ट्रक्चर को देख के बताओ क्या ये स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है? नो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो फॉर्म से कनेक्टेड, either फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. That means this molecule will not show hydrogen bonding. HNO3 का स्ट्रक्चर हमने पहले भी डिस्कस किया है. ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक डबल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक OH. फाइन. अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, फोन में किसी एक से कनेक्टेड होना चाहिए. It will show hydrogen bonding. KCl में तो हाइड्रोजन ही नहीं है, so how it will show hydrogen bonding? Last one, ninth molecule. Can anyone tell me will it show hydrogen bonding or not? No, sir. No, sir. CH3COCH3. इस molecule को acetone कहते हैं बेटा. The common name of this molecule is acetone. Will it show H bond? No. क्या रीजन होगा? यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन तो है, बट कोई भी हाइड्रोजन इन तीन में से किसी एक से कनेक्टेड नहीं है. None of hydrogen is connected to either fluorine, oxygen or nitrogen.
hence it will not show hydrogen bond. Last case, No, यहाँ sir. तो फोन ही नहीं है, ना फ्लोरीन है, ना ऑक्सीजन है, ना हाइड्रोजन। Got it? So it will not show hydrogen. इसको नोट करें। If you have any doubt in any of the cases, you can ask me. मुंतसिर, सुवनी, अगम, आदित्य एंड जगप्रीत, बताइए यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है सभी को कि कैसे हाइड्रोजन sir. बॉन्डिंग बनती है और कैसे Yes, चेक sir. किया जाता है? Yes, sir. बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? जब हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन किसी एक से कनेक्टेड हो और ऐसे ही एटम यहाँ पे भी आ जाए, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बन जाता है, उसी को H बॉन्ड कहते हैं। तो हाइड्रोजन की वन एंड ओनली कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन इन तीनों एलिमेंट में से किसी एक से कनेक्टेड होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं? What are types of hydrogen bond? Write down types of hydrogen. Hydrogen bond के दो types हैं. If we talk about types of hydrogen bond, तो बेटा दो तरह के hydrogen bond. One is intermolecular and the other one is intramolecular. Intermolecular का मतलब क्या है? जैसे आपने सुना होगा इंटर स्टेट बसें चालू होगी, इंट्रा स्टेट बसें चालू होगी कोरोना के टाइम में। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटर स्टेट? इंटर का मतलब एक से दूसरे स्टेट की तरफ। इंट्रा का मतलब क्या होता है? इंट्रा मतलब अंदर, विद इन स्टेट। इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी दो ही टाइप होते हैं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा होता है बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये ब्लू मार्कर एक मॉलिक्यूल है और ब्लैक मार्कर दूसरा मॉलिक्यूल है। यदि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो हम क्या कहेंगे? दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर, दो अलग अलग मॉलिक्यूल बॉन्ड बना रहे हैं। मान लो इस एक ही मार्कर के अंदर ही एटम्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो हम क्या कहेंगे? दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद इन मॉलिक्यूल। क्लियर? सो इसी क्लासिफिकेशन में हम हाइड्रोजन बॉन्ड को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट टाइप इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा टाइप होता है बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड टाइप इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फाइन, ध्यान से समझना। इंटर हमने देखा कि दो अलग अलग बॉन्ड थे। पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, राइट डाउन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। राइट डाउन when hydrogen bond is formed between two molecules, when hydrogen bond is formed between two molecules of same or different kind, when hydrogen bond is formed between molecules of same or different type molecule। ध्यान से देखो, ये जो हाइड्रोजन है ये अलग अलग मॉलिक्यूल में बने, एक तरह के या अलग अलग तरह के। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर हमने HF का मॉलिक्यूल लिया, HF का नाम होता है बेटा हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है।
हाइड्रोजन। फाइन, सो कैन यू टेल मी क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा? एनीवन? HF सोचो, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होना चाहिए? फोन का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से किसी एक से। तो यहाँ पे देखो, तो हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है? फ्लोरीन से, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अब याद रखना बेटा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते टाइम कुछ सर्टेन टाइप्स के स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेटा याद होगा आपको, जब बायोलॉजी में जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हो, इस तरह से एक हेलिक्स बनाते हो, आपकी क्लास जूनियर क्लासेस में भी बनाए हैं। तो ये जो हेलिक्स है, ये हेलिक्स भी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही बनती है। दैट इज क्वेश्चन आस्क्ड इन EIEEE एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि जो डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसका रीजन क्या होता है? सो दैट इज द स्ट्रैंड इन डीएनए इज ड्यू टू H बॉन्ड। फाइन, तो देखो जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो कुछ सर्टेन टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो देखो HF के अंदर इफ वी टॉक अबाउट HF बॉन्ड, तो बेटा HF में जिगजैग स्ट्रक्चर बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर। ये सिंगल HF, ये दूसरा HF, देन दिस इज द थर्ड HF। सी, ये HF की पहली प्लेट है, यहां से फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। फिर देखो अगेन ये HF की दूसरी यूनिट है, ये हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। अगेन ये HF की तीसरी यूनिट है, दिस इज मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड लाइक दिस। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से शेप बना है दैट इज जिगजैग स्ट्रक्चर। क्लियर? तो HF का एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इसका जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, तो इसका रीजन क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, लाइक दैट। नेक्स्ट देखो वाटर की बात करें, वी टॉक अबाउट वाटर। वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो लाइक दैट, दिस इज वन वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज सेकंड वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज थर्ड वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में कनेक्टेड है। Clear? And last structure which we have to remember is ammonia. This is ammonia. What is formula of ammonia? NH3. बेटा अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सारे अमोनिया मॉलिक्यूल लीनियरली कनेक्टेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है NH3, ये दूसरे अमोनिया का मॉलिक्यूल है NH3। नाइट्रोजन हाइड्रोजन में बॉन्ड बना, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड है और दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह से यहाँ पे और बनेगा लाइक दैट। तो डिफरेंट NH3 जो हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड और इसी कारण इसका स्ट्रक्चर बन जाता है लीनियर स्ट्रक्चर। दिस इज लीनियर स्ट्रक्चर। ओके, तो ये था बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब अलग-अलग मॉलिक्यूल के बीच में बना। ध्यान से देखो, तो ये एक HF मॉलिक्यूल, ये दूसरा HF, ये तीसरा HF है। इसी तरह से ये एक वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा है, ये तीसरा है, लाइक दैट। ओके, अब देखो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट डाउन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आई होप डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। गॉट इट? इसकी डेफिनेशन लिखें, when hydrogen bond is formed, when hydrogen bond is formed within a molecule, when hydrogen bond is formed within a molecule, then this type of hydrogen bond is known as intramolecular hydrogen bond. क्लियर है सभी को? अब एग्जांपल देखिए बेटा, इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है
दैट इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ध्यान से देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिनॉल का मतलब होता है बेंजीन रिंग पे OH। ध्यान से समझिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिनॉल? ये जो बेंजीन रिंग बनाई है इस पे OH ग्रुप लगा। अब ऑर्थोनाइट्रो का मतलब होता है इस ऑर्थो पोजीशन पे NO2। दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। फाइन, अभी हमें हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे नहीं दिख, बट जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे then we can see there is hydrogen bond between hydrogen and oxygen। जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाओ इस तरह से, ये ऑक्सीजन और ये इसका हाइड्रोजन, बेटा ये NO2 ग्रुप है, लाइक दैट। तो यहाँ पे देखें तो इस मॉलिक्यूल के अंदर ही एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना वो एक ही मॉलिक्यूल में बना। फाइन, एक और एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल इज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, अब ये सैलिसिलिक एसिड क्या होता है इसको ध्यान से देखिए। जब बेंजीन रिंग पे OH और COH लगे होंगे, क्या लगे होंगे? OH और COH, तो इसको कह देंगे सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बन रहा है। ये है बेटा COH स्ट्रक्चर और ये है OH स्ट्रक्चर। तो देखो इस OH ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो इस CO के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। So which type of hydrogen bond? Again इस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बना, इसलिए इंट्रा H हाइड्रोजन बॉन्ड। Got it? तो ये दो टाइप होते हैं, एक होता है इंटर H बॉन्ड और दूसरा होता है इंट्रा H। जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो हम इंटर मॉलिक्यूलर कहेंगे, और जब मॉलिक्यूल के अंदर ही बनेगा तो हम उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड कहेंगे। नाउ टेक दिस स्क्रीनशॉट, इसको नोट करें। टेक स्क्रीनशॉट। एनी डाउट अप टू दिस? तो ये क्लियर हुआ बेटा दो टाइप कैसे होते हैं, इंटर का मतलब और इंटर का मतलब। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, Yes, sir. sir. डायग्राम आप अच्छे से बनाएं बेटा, स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर आपको काफी हेल्प करता है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने की। तो बस हाइड्रोजन बॉन्ड में एक ही कंडीशन आप याद रखें कि हाइड्रोजन फोन से कनेक्टेड होना चाहिए। लिखा सभी ने? चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक इज पोलराइजेशन। और इस पोलराइजेशन को बेटा फेजान स्कूल भी कहते हैं। हालांकि अब ये टॉपिक बेटा ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, ज्यादा पूछा जाता, बट आज से कुछ साल पहले ये टॉपिक वाज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं फेजान स्कूल से रिलेटेड। अब फेजान स्कूल क्या है इसको एक्सप्लेन करें राइट नाउ। फेजान स्कूल, फेजान स्कूल होता क्या है? इस फेजान स्कूल से आपको आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर का पता चलता है। ड्यू टू दिस फेजान स्कूल you come to know how covalent character exists in ionic compound। कंपाउंड आयोनिक है तो उसमें आयोनिक कैरेक्टर होना चाहिए, बट फिर भी उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। ये कौन समझाता है? ये फेजान स्कूल के थ्रू पता चलता है। ठीक है, सो राइट डाउन
This rule explains covalent character in ionic compound. This rule explains covalent character in ionic compound. Fine. अब देखो ध्यान से, होता क्या है, आयोनिक कंपाउंड में एक तो कैटायन होता है, दूसरा एनायन। ये हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में सीखा अच्छे से कि आयोनिक में क्या होता है, दो तरह के आयन होते हैं, वन इज कैटायन एंड द अदर वन इज एनायन। फाइन। सी, ये जो कैटायन होता है, इफ वी टॉक अबाउट दिस कैटायन, कैटायन बेटा छोटा होता है और इसकी ये पॉजिटिव न्यूक्लियस। इसी तरह से एनायन बड़ा होता है और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट। दिस इज मीनिंग ऑफ एनायन। एनायन का मतलब न्यूक्लियस तो होगी बट वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है। फाइन। सी, ये जो कैटायन है, इफ वी टॉक अबाउट दिस कैटायन, इसकी भी न्यूक्लियस है और इसकी भी न्यूक्लियस। तो देखो यहाँ पे दो तरह के फोर्सेस रोल में, एक है अट्रैक्टिव फोर्सेस और दूसरी है रिपल्सिव फोर्स। कैन यू टेल मी अट्रैक्शन किन किन के बीच में होगा? अट्रैक्शन होगा बेटा इस इलेक्ट्रॉन के, इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस के बीच। लाइक ये जो फोर्सेस हैं ये अट्रैक्टिव फोर्सेस। लाइक कैटायन की न्यूक्लियस एनायन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है। दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एट द सेम टाइम, इसी टाइम पे ये जो कैटायन की न्यूक्लियस है ये एनायन की न्यूक्लियस को क्या करेगी? रिपेल करेगी। इट विल रिपेल। तो इसके कारण साइमल्टेनियसली अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण एनायन की जो न्यूक्लियस है वो डिस्टोर्ट हो जाएगी। एनायन का जो शेप है वो पूरा डिस्टोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये जो एनायन है अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं। दिस इज डिस्टॉर्टेड एनायन। और इसी फिनोमिना को हम पोलराइजेशन कहते हैं। दिस होल फिनोमिना इज नोन एज पोलराइजेशन एंड व्हिच इज एक्सप्लेन्ड बाय फेजान। क्लियर? तो क्या हुआ, आयनिक कंपाउंड में एक कैटायन था, दूसरा एनायन। दो फोर्सेस थी। कैटायन की न्यूक्लियस एनायन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती थी क्योंकि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम कैटायन की न्यूक्लियस एनायन की न्यूक्लियस को रिपेल करती है। इसी के कारण ये जो एनायन है, इस एनायन का शेप डिस्टोर्ट हो गया, डिस्टोर्टेड एनायन, शेप चेंज हो गया। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। गॉट इट? सो राइट डाउन, इसको नोट करें लैंग्वेज में। राइट डाउन, when a cation approaches an anion, the electron cloud of anion is attracted by the nucleus of cation. When cation approaches anion, the electron cloud of anion is attracted by nucleus of cation. And at the same time the nucleus of anion is repelled by the nucleus of cation. And at the same time the nucleus of anion is repelled by the nucleus of cation. Clear? The nucleus of anion is repelled by nucleus of cation. Due to this, the shape of anion is distorted.
Due to this, the shape of anion is distorted. This is known as polarization. This is known as polarization. लिखा सभी ने? This is known as polarization. तो होता क्या है, इन दोनों प्रोसेस के कारण एनाइन का शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है, बदल जाता है, और इसी फिनोमिना को हम पोलराइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखें, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। बेटा ये जो पोलराइजेशन फिनोमिना होता है, इसके कारण कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होते हैं आयनिक कंपाउंड में। देखो कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो जब पोलराइजेशन हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में शेयर हो रहा है, तो इसी पोलराइजेशन के कारण आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। ओके, सो राइट नाउ ड्यू टू पोलराइजेशन covalent character develops in ionic compound. Due to polarization, covalent character develop in ionic compound. Fine. अब देखो बेटा एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर, पोलराइजेशन का ऑर्डर, किसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, किसका पोलराइजेशन कम होगा। Sir, will you repeat second point again? What are the factors which affect the polarization? Factors affecting polarization. Factors affecting polarization. तो इसकी एक ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक। देखें सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि बेटा पोलराइजेशन चार्ज के प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन। क्लियर? सो एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं इन दोनों आयंस में से पोलराइजेशन किसका होगा? ओके, सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। सी सेकंड पॉइंट क्या था बेटा? सेकंड पॉइंट के अंदर हमने देखा कि इस पोलराइजेशन के कारण कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। देखो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है? शेयरिंग्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी जब पोलराइजेशन हो रहा है तो दो न्यूक्लियस के बीच में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेव हो ऐसे। क्लियर? तो इसका मतलब ये आयनिक कंपाउंड होते हुए भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है आयनिक कंपाउंड इस पोलराइजेशन के कारण। ओके, ये था सेकंड पॉइंट। सो ड्यू टू पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप्स इन आयनिक कंपाउंड। Due to polarization, covalent character develop in ionic compound. That was the second point. कि जब पोलराइजेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन शेयर होते रहेंगे, और शेयरिंग कहाँ पे होती थी? कोवेलेंट में। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन, क्या यहाँ पे आप एक चीज बता सकते हो किसका पोलराइजेशन हो रहा है? कैटायन का या एनायन का? एनीवन? Which ion is undergoing polarization? Cation or anion? किसका शेप डिस्टोर्ट हुआ? एनायन का। वेरी गुड, एनायन का शेप डिस्टोर्ट हुआ, तो एनायन का पोलराइजेशन हो रहा है। बेटा यहाँ पे दो टर्म्स होती है, एक होता है पोलराइजिंग पावर और दूसरी होती है पोलराइजिंग। क्लियर? अब एनायन का पोलराइजेशन हो रहा है, कर कौन रहा? कैटायन। इसका मतलब कैटायन के लिए हम डिफाइन करते हैं क्या? पोलराइजिंग पावर। कैटायन के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं? पोलराइजिंग पावर, कि किस पावर से वो पोलराइज करता है। और एनायन के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं? पोलराइजेबिलिटी, पोलराइज होने की एबिलिटी। सो फॉर एनायन वी डिफाइन पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी तो पोलराइजिंग करने की पावर, पोलराइजिंग पावर जो हम कैटायन के लिए डिफाइन करते हैं क्योंकि यही पोलराइजेशन करता है, और पोलराइज होने की एबिलिटी ये हम एनायन के लिए डिफाइन करते हैं। ओके, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। पोलराइजेशन
कब ज्यादा होता है? याद रखना, पोलराइजेशन is directly proportional to charge of ions, whether cation or anion, किसी का भी चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा, और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, क्योंकि पोलराइजेशन के कारण कौन से कैरेक्टर आ रहे हैं? कोवेलेंट। नाउ सेकंड पॉइंट, पोलराइजेशन, इसकी ट्रिक मैं बताता हूं। पोलराइजेशन is directly proportional to size of anion but inversely proportional to size of cation, इसकी ट्रिक है बेटा SCLA। क्या ट्रिक है? SCLA। इसकी फुल फॉर्म क्या हुई? स्मॉलर कैटायन लार्जर। कैटायन तो स्मॉल होना चाहिए, देखो कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन। कैटायन स्मॉल हुआ तो पोलराइजेशन अच्छा होगा। एंड लार्जर एनायन के देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनायन जितना बड़ा होगा उतना पोलराइजेशन ज्यादा। गोटे बस ये दो फैक्टर हैं। चार्ज तो दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैटायन का चार्ज ज्यादा होगा तो भी पोलराइजेशन ज्यादा, और एनायन का चार्ज ज्यादा होगा तो भी पोलराइजेशन ज्यादा होगा। गॉट इट? बट साइज में भी ट्रिक क्या है? स्मॉलर कैटायन, छोटा कैटायन होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा करेगा, और लार्जर एनायन होगा तो भी पोलराइजेशन ज्यादा। क्लियर? पोलराइजेशन के कारण क्या क्या फर्क पड़ता है, इसको एक नोट के फॉर्म में लिखो, राइट डाउन नोट। ड्यू टू पोलराइजेशन के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं? सबसे पहला याद रखना, पोलराइजेशन के कारण बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बेटा आयनिक कैरेक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिक्रीज। हेंस आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ठीक है, याद रखना बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है तो कलर इंटेंसिटी बढ़ती है। सब्सटेंस कलर इंटेंसिटी इंक्रीजेस, और आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो वो प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो जाएगी जो आयोनिक बॉन्ड। क्या क्या डिक्रीज हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, वाटर सॉल्युबिलिटी, पानी में घुलने की जो क्षमता है, वाटर सॉल्युबिलिटी ये भी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? थर्मल स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, लाइक दैट। क्लियर? तो जब पोलराइजेशन होगा तो पोलराइजेशन के कारण कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और वो प्रॉपर्टी बढ़ेगी जो कोवेलेंट बॉन्ड की, मतलब कलर बढ़ जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? गॉट इट? आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो वो प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो जाएगी जो आयनिक कंपाउंड की। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, वाटर सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, और थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? टेक ए स्क्रीनशॉट। टेक ए स्क्रीनशॉट। So that was all about chemical bond. Any doubt about this? ये क्लियर है सभी को कि पोलराइजेशन किन किन फैक्टर से इफेक्ट होता है? एक तो चार्ज से, चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और दूसरा होता है बेटा साइज से। साइज में बस ट्रिक काम है वो SCLA, स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन। ये फेवरेबल कंडीशन है। छोटा कैटायन रहा तो पोलराइजेशन ज्यादा करेगी, और बड़ा एनायन रहा तो भी पोलराइजेशन ज्यादा। पोलराइजेशन के कारण क्या क्या प्रॉपर्टीज इफेक्ट होती हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, आयनिक कैरेक्टर घट जाता है, कलर इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, और मेल्टिंग पॉइंट, वाटर सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी
ये सारे डिक्रीज हो जाते हैं, ये सारे डिक्रीज हो जाते हैं पोलराइजेशन। ओके, तो दैट वाज ऑल अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। तो कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू लर्न अबाउट दैट। इफ यू फाइंड एनी डाउट आई विल क्लियर इन नेक्स्ट क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। Explain metallic bonding. Explain metallic bonding and the properties of a metal. पहला क्वेश्चन लिखे होमवर्क, explain metallic bonding and the properties of a metal. Question number 2 लिखे, question number 2, write down question number 2. Explain the different properties. Explain the different properties which are affected by. Explain different properties which are affected by hydrogen bonding. Which are affected by hydrogen bonding. Got it? Which are affected by hydrogen bonding. Fine. Last question. ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ. What is last question? See, compare polarizing power. Compare polarizing power of following cation. Of following cation. बेटा इनकी पावर कंपेयर करनी है, कौन ज्यादा पोलराइजेशन करेगा। सबसे पहला है Al3+, Mg2+, Na+। दूसरा है आपको